caught in the crossfire. हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन जो कि ऑपरेशन थिएटर के बारे में है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत बार बोला था कि एक ऑपरेशन थिएटर के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि कुछ नर्सिंग स्टाफ है जो कि ऑपरेशन थिएटर में इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं। मतलब किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाना चाहते हैं, या कुछ टेक्नीशियन ऐसे हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर के लिए जाना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या क्या क्वेश्चन ऑपरेशन थिएटर में पूछे जाएंगे, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप एज ए नर्सिंग स्टाफ प्री ऑप में या पोस्ट ऑप में जाना चाहते हो, तो उनके बारे में भी क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। और वीडियो के अंत में अगर आपको किसी चीज़ में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो आगे आने वाली कोई भी वीडियो को आप स्किप मत करो। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो दोस्तों, ऑपरेशन थिएटर में जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ऑपरेशन थिएटर के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं क्या होता है। इसमें 3 डिपार्टमेंट मेन होते हैं। एक होता है प्री ऑप, जहाँ पे पेशेंट सबसे पहले जाता है सर्जरी के लिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ से ओटी में पेशेंट शिफ्ट होता है, ओटी से फिर वापस पोस्ट ऑप में पेशेंट आता है। जो प्री ऑप है वहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे आप मान लो वार्ड या आईसीयू में हो, तो आपने पेशेंट को शिफ्ट करा है, तो आप सीधे ओटी में शिफ्ट नहीं करते, सबसे पहले पेशेंट जाता है प्री ऑप में, ठीक है। वहाँ पे जाके वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले उसके वाइटल्स देखेगा, फिर पूरा आईडी, पेशेंट का नाम, सब कुछ चेक होता है। उसके बाद पेशेंट के क्या क्या टेस्ट होने हैं, क्या सर्जरी होनी है, साइट मार्किंग हुई है कि नहीं, उसके लिए ब्लड अरेंज करवाया है या नहीं, फिर उसकी सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशन के बारे में, फिर उसका क्या क्या एक्सरे हुआ है, सीटी हुआ है, वो सारा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंसेंट वगैरह चेक करते हैं कि जो भी सर्जरी है उस रिलेटेड जो कंसेंट है वो पेशेंट के और अटेंडेंट के लिए हुए हैं या नहीं। फिर क्या क्या मेडिसिन जो कि प्री ऑप में हम देते हैं वो सारी देनी होती है। तो उसके बाद जब उनका सारा कंप्लीट होता है तो फिर वो एनेस्थीसिया वाले को कॉल करते हैं पीएसी के लिए। पीएसी जिसको हम बोलते हैं प्री एनेस्थीसिया चेकअप। तो उसके लिए आप एनेस्थीसिया वाले को कॉल करते हो, तो यहाँ पे आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है। जैसे ही पेशेंट रेडी होता है, देन आप उसको ओटी में शिफ्ट करते हो। फिर ओटी में जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं वो आपसे हैंड ओवर लेते हैं, है ना। प्री ऑप वाले से ओटी वाला हैंड ओवर लेगा, फिर वो सारा क्रॉस चेक करेगा दोबारा से, पेशेंट की सारी डिटेल, कंसेंट और सर्जरी के बारे में और साइट मार्किंग देखेगा। तो ये सारा चेक करने के बाद फिर वो पेशेंट को ओटी टेबल पे लिटा देते हैं। उसके बाद पेशेंट का ओटी शुरू होता है, ऑपरेशन शुरू होता है। जैसे ऑपरेशन ख़त्म होता है तुरंत उसके बाद पेशेंट को पोस्ट ऑप में शिफ्ट करते हैं। पोस्ट ऑप में शिफ्ट करने के बाद जो पोस्ट ऑप वाली नर्स है उसका काम होता है कि सर्जरी साइट को चेक करना है, वाइटल्स चेक करने हैं, क्या क्या मेडिसिन चल रही है वो देखनी है, कोई इन्फ्यूज़न चल रहा है तो वो पेशेंट को चलाना है। अगर पेशेंट का बीपी कम हो गया, बढ़ गया, तो उसके लिए जो जो भी मेडिसिन चाहिए वो सारी चलानी है। तो उसके बाद कुछ 1-2 घंटे के लिए पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। उसके बाद उसको वापस आईसीयू या फिर वार्ड में शिफ्ट कर देना है। तो ये सारा प्रोसेस होता है ओटी का। तो ओटी के लिए अगर आप जाते हो तो टोटल आपकी 3 इंटरव्यू होती है। सबसे पहले होती है एचआर में, ठीक है। सेकंड वाली होती है सर्जन के पास, ऑपरेशन थिएटर में जो भी सर्जन होगा उस टाइम पे अवेलेबल, या फिर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होगा तो उसके साथ। और थर्ड पे आपकी इंटरव्यू लेता है जो वहाँ पे सुपरवाइज़र होता है ओटी का, ठीक है। तो अगर हम एचआर वाली, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बात करी है, वो सारी वही सेम ही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सीधा सर्जन के बारे में या फिर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के बारे में। तो सर्जन जब आपकी इंटरव्यू लेता है तो वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो सबसे पहले जो उनका क्वेश्चन होता है वो होता है आपके इंट्रो के बारे में, आपके बारे में पूछते हैं वो। तो आपको उनको बताना है कि आपने क्या स्टडी करी है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, कहाँ की ओटी का आपको एक्सपीरियंस है और कितना एक्सपीरियंस है। उनका दूसरा जो क्वेश्चन होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो होता है कि आपने कौन कौन सी सर्जरी असिस्ट करवाई है। तो अगर तो आपका एक्सपीरियंस है तो आप उनको, क्योंकि मोस्टली एक्सपीरियंस स्टाफ को ही ओटी में लेते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि अगर आप फ्रेशर हो। कुछ नर्सिंग स्टाफ ऐसे होते हैं जिनको ओटी में भेज देते हैं, लेकिन डायरेक्ट ओटी में किसी को नहीं लेते, वो पहले प्री ऑप में रखते हैं या पोस्ट ऑप में रखेंगे। तो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप सीधा ओटी के लिए जाते हो। तो ओटी में फिर इंट्रो के बाद सर्जन आपसे पूछता है कि आपने कौन कौन सी सर्जरी असिस्ट करवाई है। तो उसके लिए आपको सर्जरी बताओगे, जैसे आप बोल दोगे कि मैंने जनरल सर्जरी का मुझे एक्सपीरियंस है, या मुझे गायनी सर्जरी का एक्सपीरियंस है, या कार्डियक, न्यूरो या ऑर्थो, कोई भी सर्जरी जिसका भी आपको एक्सपीरियंस है तो आपको वो बताना है।
ठीक है। उसके बाद वो आपको, जैसे आपने उनको ऑर्थो के बारे में बोला है, तो फिर वो आपको पूछ सकते हैं, अच्छा ऑर्थो सर्जरी में कौन कौन सी सर्जरीज आपने करवाई है, टोटल TKR करवाया है, THR करवाया है, आप ऐसे बताओगे। या आप मान लो हार्ट की सर्जरी करवाई है, तो आप बताओगे कि मैंने बाईपास करवाई है, AVR करवाई है, MVR करवाई है। तो ऐसे आप सर्जरी का नाम बताते हो, तो तब वो आपसे पूछते हैं कि ये सर्जरी में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, या फिर आप कैसे ट्रॉली रेडी करते हो, या फिर आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रेडी करते हो, तो उसके बारे में वो आपको पूछेंगे। तो फिर आपको, अभी मुझे तो खैर इतना इंस्ट्रूमेंट का नहीं पता कि कौन कौन से यूज़ होते हैं, क्योंकि ना ही मुझे एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप OT में जाना चाहते हो, तो ये चीज़ आप पहले ही प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है, एक तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सी सर्जरी असिस्ट करवाई है, आप नाम बताओगे। उसके बाद वो आपको पूछेंगे कि इस सर्जरी में कौन कौन से इक्विपमेंट जो है यूज़ होते हैं, या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ होते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको सबका पता होना चाहिए जो भी OT में होते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप सर्जरी करवा रहे हो किसी पेशेंट की, और सर्जन आपको बोलता है मुझे ये मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम बोल के बोलेगा कि जी जल्दी मुझे इंस्ट्रूमेंट दो, और आपको पता ही नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दिया, और आपको पता ही नहीं है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो इसलिए इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जब भी आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है। उसके बाद आता है हमारा एनेस्थीसिया के बारे में, कि हर सर्जरी से पहले पेशेंट को सिडेट करना होता है ना, और अलग अलग एनेस्थीसिया हम देते हैं, जैसे जनरल एनेस्थीसिया हम देते हैं, और फिर लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, है ना, और फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। तो उनके बारे में वो आपको पूछ सकते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया में आपको पूछेंगे कि आप कौन कौन से इंजेक्शन यूज़ करते हो, जैसे मोस्टली आई थिंक फेंटानिल हो गया, या फिर मिडास हो गया, प्रोपोफोल हो गया, तो ये हम जनरल में यूज़ करते हैं, है ना। और उसके बाद आपको पूछ सकते हैं स्पाइनल में कौन से इंजेक्शन यूज़ करते हो, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर वो आपको पूछेंगे कि अगर हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को दिया है, तो सबसे मेन चीज़ है जो ध्यान रखने वाली, वो कौन सी होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे स्पाइनल जब हम किसी को देते हैं एनेस्थीसिया, तो उस टाइम पे पेशेंट का BP ड्रॉप होता है ना, मोस्टली चांसेस होते हैं BP ड्रॉप होने के। तो उस टाइम पे आपको बताना होता है कि हमें IV फ्लूइड जो है वो मतलब IV लाइन जो लगा के रखनी है, फ्लूइड चलते रहने देना है। और पेशेंट को अगर स्पाइनल दिया है तो BP डाउन होगा, तो हमने रश भी करना होता है फ्लूइड, जिसके साथ BP इंक्रीज़ हो सके। तो मतलब उसमें ज़्यादा आपको BP का ध्यान रखना है अगर आपने स्पाइनल दिया हुआ है पेशेंट। इसके साथ जब आप ये मेडिसिन के बारे में बताते हो, एनेस्थीसिया मेडिसिन के बारे में बताते हो, तो वो आपसे ये पूछते हैं कि हर इंजेक्शन्स की, हर एनेस्थीसिया की आपको डोज पता होनी चाहिए। अगर आप मिडास दे रहे हो तो मिडास की कितनी डोज देते हो, अगर आप प्रोपोफोल दे रहे हो तो उसकी कितनी डोज देते हो, अगर आप इटोमिडेट दे रहे हो उसकी क्या डोज़ है ना, वो सारे चीज़ की डोज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ पैरालिटिक एजेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एट्राक्योरिम हो गया, वैक्यूरिम हो गया, तो ये सारे हम यूज़ करते हैं जब पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल देते हैं उसके बाद, है ना। वेंटिलेटर पे डालने के बिना हम ये कभी पैरालिटिक एजेंट्स पेशेंट को नहीं देते हैं। तो उसके बाद जब आपकी सर्जरी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप कौन से इंजेक्शन देते हो, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक हम मायोपायरोलेट हम यूज़ करते हैं, है ना, और उसके साथ क्या होता है कि वो जो उसका इफ़ेक्ट है, मतलब एट्राक्योरिम हो गया या फिर वैक्यूरिम हो गया, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम मायोपायरोलेट देते हैं। तो ये कुछ इंजेक्शन्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जो भी एनेस्थीसिया में यूज़ होते हैं, क्योंकि जो ड्रग कैलकुलेशन है वो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे ऐसे नहीं होता जैसे हमारे CCU ICU या वार्ड में डॉक्टर बोल देते हैं कि इतने ml पर आवर दे दो, या किसी को इन्फ्यूज़न देना है, मान लो नॉर एड्रीनलिन इंजेक्शन देना है, या एड्रीनलिन इंजेक्शन देना है, या कोई भी और इंजेक्शन देना है, तो वो सीधा डॉक्टर बोल देते हैं कि इतने ml पर आवर चला दो। तो हमें पता होता है कि 2 एम्प्यूल या 4 एम्प्यूल डबल स्ट्रेंथ वाला बना के इतने ml पर आवर चलाना है। लेकिन OT में ऐसा नहीं होता है। OT में आपको हर पेशेंट के कितने mg पर kg के हिसाब से देना है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो सीधा बोलेंगे कि इतना mg दे दो, इतना mg दे दो। तो अगर आपने डाइल्यूशन कर रखी है उसमें भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि 1 ml दे दो, 2 ml दे दो, वहाँ पे mg के अकॉर्डिंग चलता है। और आपको पता होना चाहिए कि कितना mg पर kg हम
बॉडी वेट के हिसाब से इंजेक्शंस देते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है। उसके बाद जो सर्जन का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ट्रॉलीज़ के बारे में, क्योंकि ओटी में आपको पता है एक स्क्रब नर्स होता है और दूसरा सर्कुलेटरी नर्स होता है। तो जो स्क्रब नर्स होता है तो उनके लिए क्या होता है कि जैसे आप सर्जन को असिस्ट करवा रहे हो तो आपके पास एक ट्रॉली रेडी होनी चाहिए। एक नहीं, मतलब 2 भी हो सकती है, 3 ट्रॉलीज भी हो सकती है, जितनी भी होती है अकॉर्डिंग टू सर्जरी वो आपकी होनी चाहिए। तब वो आपको पूछ सकते हैं कि एक जो मेन ट्रॉली होती है उसमें आपको क्या क्या रखना चाहिए या क्या क्या होना चाहिए। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आप बताना है कि सर ये चीज़ें हम रखते हैं, ये रखते हैं, ये रखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है ना। तो इसके बाद मान लो वो आपसे पूछता है कि अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर को दे रहे हो या सर्जन को दे रहे हो, वो आपके हाथ से नीचे गिर जाता है, क्या करोगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि एक तो ये है कि वो जो नीचे गिरा है वही अगर आपके पास अलग से है तो आप उसको नया वाला दे दोगे। अगर बाय चांस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करोगे। तो उस टाइम पे वही है, कुछ उनका जैसे होता है साइड एक्स में वो रखते हैं, उसको डिप करते हैं, उसके बाद उसको क्लीन करके फिर देते हैं। तो ये भी आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे, ये हो गया तो क्या करोगे। या आपसे पूछ ले कि अगर मान लो आप ओटी में हैं, ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ पे आग लग गई तो आप क्या करोगे। तो आपको पता है कि ओटी वाले पेशेंट को या कोई भी पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर में टेबल पे होता है तो उनको ऑक्सीजन भी हम देते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, या तो आपको इवैक्यूएट करना है पेशेंट को, अगर आप कर सकते हो, कोड आपको रेड अनाउंस करना होता है ना। और पेशेंट को अगर हो सके तो इवैक्यूएट करना है। अगर बाई चांस नहीं भी कर सकते, मान लो दरवाजे की साइड पे ही आग लग गई कि आप बाहर नहीं निकल सकते हो, तो पेशेंट के ऊपर कोई भी वेट लिनन आपको डालना है या कोई भी वेट शीट वगैरह आपको डालनी है जिसके साथ पेशेंट को आग से बचाया जा सके। और ऑक्सीजन का आपको पता है कि किसी भी आग को बढ़ने के लिए ऑक्सीजन जो चाहिए। तो अगर पेशेंट को ऑक्सीजन चल रही है तो मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि आग लगे पेशेंट को भी। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ऑक्सीजन जो है बिल्कुल कट ऑफ कर देनी है, ऑक्सीजन को बिल्कुल बंद कर देना है। और आप पेशेंट को एम्बू पे ले सकते हैं। अगर बाई चांस ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है पेशेंट को तो आप पेशेंट को एम्बू पे ले सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन जो है बंद करनी है क्योंकि इसके साथ और ज़्यादा आग लगने के चांसेस होते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उनका है स्टरलाइजेशन के बारे में। जो स्टरलाइजेशन है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने भी ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट होते हैं हर सर्जरी के बाद स्टरलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्टरलाइजेशन के बारे में वो आपको पूछ सकते हैं कि ओटी टेबल को कैसे क्लीन करवाते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं उस टाइम पे, है ना। और वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट क्रैश हो जाता है या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है पेशेंट को, तो आप क्या करोगे। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए, आप बता सकते हो उनको कि सर अगर ऐसे होता है फिर हम सीपीआर करते हैं, पेशेंट को इंटूबेट करते हैं। सीपीआर की रेशो वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या रेशो होती है, कितने साइकिल होते हैं, है ना। ACLS के अकॉर्डिंग क्या क्या हम देते हैं उस टाइम पे, ADR एट्रोपिन कैसे देते हैं। तो वो सारी चीज़ें मे बी आपको रिदम्स के बारे में भी वो पूछ सकते हैं क्योंकि अगर आप नर्सिंग स्टाफ हो तो ऑब्वियसली आपको रिदम्स का पता होना चाहिए, तो फिर वो आपको बताना है। देन उसके बाद जो पोजीशन के बारे में वो पूछ सकते हैं, क्योंकि पोजीशन वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि हर सर्जरी में की पोजीशन जो है अलग अलग होती है। जैसे मोस्टली सर्जरीज होती है जो कि स्पाइन पोजीशन में होती है बट कुछ ऐसी सर्जरी होती है जैसे औरतों की हो गई, गायनी की हो गई, है ना, ऐसी वाली सर्जरी, या कुछ जनरल सर्जरी ऐसी होती है जिनके लिए अलग अलग हमें पोजीशन चाहिए। तो हर वो पोजीशन के बारे में आपको पढ़ना है जो कि सर्जरीज में यूज़ होती है। जैसे आपको ये पूछ सकते हैं कि ये न्यूरो की सर्जरी किस पोजीशन में होगी, या फिर हेमरॉइड की सर्जरी किस पोजीशन में होगी, या फिर TKR THR की सर्जरी किस में होगी, या फिर गायनी की कोई सर्जरी का आपको नाम बता देंगे कि ये सर्जरी किस पोजीशन में होगी। तो वो आपको पता होना चाहिए। और जो भी सर्जरी में आप एक्सपर्ट हो, या जिस भी OT के बारे में आप एक्सपर्ट हो, अगर उस OT में कोई ऐसी पोजीशन है जो कि पेशेंट को देते हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए पोजीशंस के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद सर्जरीज़ के अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रूमेंट पूछे जा सकते हैं कि मान लो आप न्यूरो की सर्जरी में एक्सपर्ट हो, बोलेंगे कि चलो न्यूरो की ये सर्जरी है, या कोई भी सर्जरी करनी है उसके इंस्ट्रूमेंट बताओ, या कार्डियक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट बताओ, या किसी जनरल सर्जरी का नाम ले लेंगे उसके इंस्ट्रूमेंट बताओ। तो वो आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या हम यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है कि जो सर्जन है वो आपको कुछ सेट दे देंगे, जैसे कट डाउन सेट हो गया, या कोई भी सर्जरी के लिए अलग अलग जो सेट होते हैं
वो सेट आपको ओपन करवा देंगे, है ना, और बोलेंगे कि इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स रखे हैं, क्या क्या जो भी मतलब आर्टिकल्स इक्विपमेंट्स जो भी रखे हैं उनका नाम बताओ, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ। तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना कि आप क्या क्या सेट यूज़ करते हो और उसकी ड्यूरेशन कितनी है। जैसे नॉर्मल हम 3 दिन 72 आवर्स तक की ड्यूरेशन होती है ना, और अगर SMS सीट में हम करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है। तो लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बस 3 दिन की ड्यूरेशन वाले ही होते हैं। वह 3 दिन भी कहाँ, वो तो डेली यूज़ होते हैं, स्टरलाइज करते रहते हैं। तो उनके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ लेना है, और CSST के बारे में आप पढ़ लेना, क्योंकि आपके जितने भी सेट है वो डेली CSST में जाते हैं। तो उसके बारे में आपको बोल सकते हैं कितने टेम्परेचर पे इसको हम स्टरलाइज करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि सर्जन आपसे पूछ सकता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि सुपरवाइज़र जो OT का है वो आपसे क्या क्या पूछेगा। तो अगर आप सर्जन की इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हो तो सुपरवाइज़र का कुछ ज़्यादा नहीं होता। तो वो तो वही नॉर्मल वाइटल साइंस आपसे पूछ सकता है, कौन कौन सी सर्जरी आपने करी है वो आपने बता देनी है उनको। तो छोटे मोटे वो भी इंस्ट्रूमेंट कुछ पूछ लेगा कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पेशेंट आता है अरेस्ट होता है तो क्या करोगे, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। और इंटूबेशन के बारे में आपको पूछ सकता है कि अगर पेशेंट को इंटूबेट करना है तो उस टाइम पे कैसे करते हैं, तो कैसे पेशेंट को इंटूबेट करवाते हैं, वो सारी चीज़ें। सक्शनिंग के बारे में आपको पूछ सकता है। इंजेक्शन जैसे प्रोपोफोल हो गया, उसकी नॉर्मल डोज क्या है वो पूछ सकता है। जैसे 2 to 4 mg पर kg के हिसाब से हम देते हैं, तो उसके बारे में आपको पूछ सकता है। मिडाजोलम हो गया, फैंटानिल हो गया, या ऐसे कुछ इंजेक्शन है जिनके बारे में वो आपको पूछ सकता है। मतलब सेम से क्वेश्चन हो गए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें। या कुछ पोस्ट ऑप के क्वेश्चन वो आपको पूछ लेगा कि पोस्ट ऑप में क्या करोगे, अगर पेशेंट OT से बाहर अगर जाता है तो पोस्ट ऑप के दौरान आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, या प्री ऑप के दौरान आप क्या क्या चीज़ें देखते हो। क्योंकि उनका जो पार्ट होता है वो ज़्यादा नर्सिंग के रिलेटेड होता है, तो आपको नर्सिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी जो OT के अंदर का है वो आपको सर्जन ने ऑब्वियसली पूछ ही लेना है, और अगर आप क्लियर कर लेते हो तो फिर उसके बाद इनसे भी आपकी इंटरव्यू होती है। तो ये ज़्यादा नर्सिंग के रिलेटेड पूछते हैं। ये मेन क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं हर इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि इससे पहले क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 2-3 नर्सिंग स्टाफ जो OT में थे उनसे भी बात करी थी, और 2-3 टेक्नीशियन जो थे उनसे भी बात करी थी। तो मुझे जो मेन क्वेश्चन मिले थे यही मिले थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, और यही क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। और अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो आई थिंक मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपकी ज़रूर इंटरव्यू क्लियर होगी। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली बहुत सारी वीडियोस मैं इंटरव्यू के बारे में लेके आऊँगा। तो अभी नेक्स्ट मेडिकल ICU के रिलेटेड हम वीडियो लेके आएंगे कि मेडिकल ICU में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ICU के बारे में पूछा था। नेक्स्ट जो इंटरव्यू होगी वो मेडिकल ICU के रिलेटेड होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप स्किप मत करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।